आज भी उन्होंने जो बातें की हैं आदिल बरगज़ई वाले केस में उसको, और उन्होंने फिर वो सियासत करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं। तो जिस सियासत करने से वो पहले नुकसान उठा चुके हैं, जिसके बाद देखें, इतना इंसान में इतनी अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहे कि हाँ मैं सियासत कर रहा हूँ। और अगर आप फेल हो गए हैं तो आप अपनी शिकस्त को कबूल करें। आप ये भी नहीं कर रहे। जब आपकी पहली सियासत फेल हो गई, आपको लगा कि अब आप चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, तो फिर आप तरला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ, मिन्नत तरला, कि नहीं करूँ, चले नहीं करता। तो फिर आप लोगों को यकीन दहानियाँ कराने पे आ गए कि जी मैं चीफ जस्टिस बन के मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा, यकीन करें मुझ पर, तो मुझे बनने दें वगैरह वगैरह। कहाँ कहाँ उन्होंने मैसेजिंग भेजी, सब चीज़ें, ये तो अब सबको पता है। तो वो वहाँ आप उस तरफ चले गए, फ़ौरन इतना बैंड हो गए कि इतने झुक गए कि ना आप में अपनी कोई खुद ही रही, ना आप में अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट रही, और अब वो वहाँ वो भी नहीं हुआ, तो अब आप फिर दोबारा वही काम शुरू कर दिया। ये ना करें। इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की रीज़न अदलिया है। और कल भी हमने बात की थी कि अगर फ़ौज ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया है तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जुडिशरी में काली भेड़ें नहीं हैं। जुडिशरी के उन जजेस, करप्ट जजेस जो घर जा चुके हैं, बहुत सारे उनमें से कुछ हैं अभी भी, और जो सियासी तौर पे टेंटेड हैं, मैं टेंटेड का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, दे आर टेंटेड पोलिटिकली, दे आर डीपली पोलिटिसाइज्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, वो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। सिर्फ फौज का एहतसाब होने से ये मुल्क में गंद साफ नहीं होगा, इस मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। जुडिशरी का भी होना चाहिए और फिर मीडिया का भी होना चाहिए। ये जो हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है, ये बात हमें याद आपको भी रखनी चाहिए और नई नस्ल को भी याद रखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ मिलिट्री नहीं है। मिलिट्री सबसे ताकतवर कंपोनेंट है उस इस्टेब्लिशमेंट का, लेकिन उसमें अदलिया साथ शामिल है, उसमें मीडिया साथ शामिल है, उसमें कोई ना कोई सियासी जमात साथ शामिल होती है, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट बनती है। तो वो जो मीडिया में काली भेड़े हैं, जिसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में उस वक्त साथ में ला के तो ये सारा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसको अब अनलॉन्च करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें उन अदलिया की काली भेड़ों को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, नई काली भेड़ें पैदा होती रहेंगी। जिस तरह आपने जनरल फैज़ को पकड़ा है, और भी जनरल फैज़ के साथ जो मिलिट्री के लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ें। जनरल आसिम सलीम बाजवा से भी पूछें, आसिफ गफूर से भी पूछें, कमर जावेद बाजवा से भी पूछें। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है कि आपने एहतसाब इरफान मलिक से भी पूछें। अच्छा, सवाल पूछ उनसे मेरा एक पुराना वो है। मुझे अच्छा जी पूछें, एहसास हो गया था इस। तो ये जो है ना, सॉरी मैं तो आदिल बरगज़ई के केस में जितने दिल के फफोले फोड़े हैं ना मंसूर अली शाह साहब ने, उन्हें चाहिए कि जनरल फैज़ से कुछ सबक हासिल करें, इस मुल्क को आगे जाने दें। इस मुल्क में हर पोजीशन पे ताकतवर बैठ के इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम पैदा करता है। जनरल फैज़ से सबक हासिल तो तब होगा ना कि जब आपको ये एहसास हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट नहीं किया जा रहा उन्हें, और वो तभी हो सकता है कि जब जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबको अकाउंटेबिलिटी उन तक जाए। ये सारी आप नहीं देख रहे इससे कि वो एक पर्सन स्पेसिफिक इस वक्त अकाउंटेबिलिटी चल रही है। आई टेंड टू एग्री विथ योर क्वेश्चन बट आई वोंट। उसकी वजह पता क्या है? देखिए, जनरल फैज़ एक पर्सन नहीं है, मैं या आप नहीं हूँ जनरल फैज़। DGIS है जो है ना इस मुल्क में, वो इतना ताकतवर है। मैं जो बात करने लगा हूँ पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इस मुल्क में DGIS इतना ताकतवर है कि जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ और सदर था इस मुल्क का, उसको हिला दिया उसने। यानी आप कह रहे हैं कि चीफ से ज्यादा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। अच्छा, मैंने कहा उसको हिला दिया। तो जब DGIS ही होता है ना, जनरल फैज़ जब DGIS, जनरल ज़हीरुल इस्लाम जब DGIS था ना, तो जनरल राहील शरीफ उसको हटा नहीं सका, इसके बावजूद कि उसके खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत थे। उसकी कॉल रिकॉर्ड हुई थी, इतना डफर था जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जिसमें वो सारी ये साजिश तैयार कर रहा था कॉल पे। तो जब ताकत दिमाग में जाती है ना, फिर दिमाग काम नहीं करता इंसान का। अल्लाह बचाए तकब्बर से, अल्लाह पर्दा डाले रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि DGIS से बहुत ताकतवर होता है। और जनरल फैज़, मैंने आपको बताया, डिप्टी प्राइम, बल्कि वो समझिए प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर तो हमारा हेलीकॉप्टर पे बनी गाला से PM हाउस आता था, वापस चला जाता था। बुशरा बीबी को पैसे बनाने की इजाज़त दी हुई थी, उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर वो पैसे बना रही थी। तो ये जनरल फैज़ एक पर्सन नहीं है, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन है, ये पूरा नेटवर्क है जो अनअर्थ हुआ है
जनरल फैज़ के गिरफ्तार होना, जनरल फैज़ अकेला गिरफ्तार नहीं है, और लोग भी गिरफ्तार हैं, और सारा नेटवर्क एक्सपोज किया गया है, उनको कुछ को वादा माफ गवाह बनाया गया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ और जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, अपने नाजरीन को भी नहीं बताई। तकरीबन 52 वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं 46 घंटों की, 52 रिकॉर्डिंग्स 40 घंटों वीडियो की। रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ, जो मैंने भी देखी है, किस टाइप की वीडियोस? जहाँ पे ये डाका मार रहे हैं, सीनियर रैंक के ऑफिसर्स खुद अपनी इंस्ट्रक्शन के तहत सामान उठा के, जो हम बात कर रहे थे, ये 400 तोले सोना और हीरे जवाहरात के जेवरात, और फिर कैश करोड़ों रुपए का, और फिर और सामान जो दूसरा था, तो ये सब जो है ना, ये कैमरे पे है। इसकी वीडियो 46 घंटे की तो मैंने देखी है। आप सोचें ये सिर्फ एक जगह की है, और कितना इनके खिलाफ एविडेंस है। जब इंसान ताकत में होता है, मैंने आपको बताया ना, खुदा को भूल जाता है। जिससे तैश में खौफ खुदा ना रहे, जिससे ऐस में याद खुदा ना रहे, ठीक। तो ये जो बहादुर शाह जफ़र का शेर है ना, ये इन्हीं लोगों पे सादिक आता है, तो वो फिर करते हैं जो मर्जी। लेकिन जब इतने एविडेंसेस हैं और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान मान जाते हैं तो कार्रवाई रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेंगे मामला, तो ये अकाउंटेबिलिटी तो कहीं से नहीं लग रही। फिर तो बार्गेन ही कर रहे हैं आप कि हमारे पास भी एक चीज़ है, हम तलवार मजीद नीचे अब लाएंगे। आपने सवाल को थोड़ा ज़्यादा फैला दिया है। ये रियल पॉलिटिक्स, मैं इस पर इसका जवाब थोड़ा सा आपके पिछले सवाल का मैं कंप्लीट कर लूँ। 9 मई जो आपने कहा था वजूहात क्या है कि पीटीआई इतना अब ठंडी हो गई है। देखिए जो फर्द जुर्म आयद हुई है जनरल फैज़ पे, वो, और उसके बाद अभी उसका जो मजीद 9 मई वाले वाक़यात है उस पर तहकीकात हो चुकी है। एक्चुअली कहा जा रहा है कि हो रही हैं, सबूत हैं, उसमें इंडाइट करना होगा और लोगों को मिलिट्री कोर्ट में। अब और दूसरा, आज क्या हुआ है, आज फर्द जुर्म इमरान खान पे तोशा खाना में फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। आज फर्द जुर्म आयद हो गई है इमरान खान पे, शाह महमूद कुरैशी पे, डॉक्टर यास्मीन राशिद पे, महमूद रशीद पे, एजाज चौधरी पे और सरफराज चीमा पे 9 मई के ये जो आज हुई हैं। तो इसमें ये 2 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं दोनों। इन दोनों पे जब आपने इतने लोगों को इंडाइट कर दिया, और इंडाइट करने के बाद अब उनके पास फेस सेविंग क्या है पीटीआई के पास, जब इन तमाम लोग, और इसमें सज़ा जो है वो सज़ाए मौत तक हो सकती है। उम्र कैद तो डेफिनेटली है, ये 15 साल कैद या 10 साल कैद, सज़ाए मौत तक हो सकती है, जो मेरी दुआ है किसी को ना हो। तो लेकिन ये जो बंद गली में, आपने कहा आप क्यों पीटीआई अपने आप को इतनी बंद गली में ले जा चुकी है, इसको बहुत अरसे से ये कहा जा रहा था। मैं जनरल फैज़ का केस देख लें, 12 अगस्त को उसको गिरफ्तार किया, आज 12 दिसंबर है, ठीक, और ये 5 महीने हो गए, क्यों नहीं अभी तक उन्होंने किया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। कितनी बार समझाते रहे इमरान खान को कि आप डिस्टेबलाइज ना करें, बार बार उन्होंने कॉल दी, बार बार इस्लामाबाद पे हमले किए। अब सिविल नाफरमानी 15 दिसंबर की तारीख दी है। क्यों दी है 15 दिसंबर? क्योंकि 16 दिसंबर को एपीएस का वाक़या हुआ, 16 दिसंबर को फॉल ऑफ ढाका हुआ। तो खान साहब ये 15-16 दिसंबर के करीब क्यों डेट्स दे रहे हैं? वो मैसेज दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं कि हम इस हद तक जा सकते हैं। तो ये जब ये सब लोगों को ये सिम्बॉलिज्म जो है ना, ये सिम्बॉलिज्म सिर्फ यहाँ से कंट्रोल नहीं हो रहा। इसीलिए लोग जो इन इल्ज़ामात को वज़न देते हैं कि खान साहब को सपोर्ट बैरून मुल्क से है, क्योंकि जो बैरून मुल्क बैठे हुए उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी है, मैंने आपको बताया उसका हेड सीआईए का मुलाजिम रह चुका है। अभी है कि नहीं है आई डोंट नो, है खुफिया है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन रह तो चुका है ना। वो इस प्रोपेगेंडा को हेड कर रहा है। उस पर फिर लोगों को इन इल्ज़ामात पे, जिसका मुझे नहीं यकीन सही है या गलत हैं, इन इल्ज़ामात में वज़न आता है जब खान साहब इस तरह की हरकतें करते हैं कि 15 दिसंबर को ये किया जाए। सेंसिटिव डेट्स हर कौम के लिए कुछ ना कुछ होती हैं। आप उन्हीं तारीखों में जब यहाँ पे दूसरे बैरून ममालिक से लोग आते हैं, सरबराहान आते हैं, आप उसी दिन यहाँ पे एहतजाज करते हैं। हर दफ़ा ये इत्तेफाक है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था तो आपका धरना चल रहा था जी का, फिर उसके बाद एससीओ की कॉन्फ्रेंस होनी थी तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई हो रही थी, फिर बेलारूस का सदर आया तो आपकी फाइनल कॉल आ गई। ये इत्तेफाक तो नहीं है। अब 15 दिसंबर को आपने सिविल नाफरमानी की कॉल दी है, जिसको उमर अयूब साहब तंज वो भी फरमा रहे हैं, जिसको हेड लगा दिया है खान साहब ने निगोसिएशंस का, और कहेंगे कि ये सारा कुछ मुज़ाकरात भी ये करेंगे, फाइनल फैसला करेंगे। मुसलसल वो भी तंज किए जा रहे हैं।
मुसलसल वो भी ताने मारे जा रहे हैं उन्हीं की तरह, जिसका मैं नहीं कह सकता कि इनकी तरह ताने मार रहे हैं। अब आप बताएं कि कह रहे हैं आप आज कहा है, समझ तो गए होंगे। आप कहा है, अब कहा है आज उमर अयूब ने कि पहली चाल वो चलेंगे, मतलब फिर हुकूमत पे या इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कि ये चालें चल रहे हैं। उमर अयूब यहाँ चालें चलने आया है, एक सिंसेरिटी की बात कि पहली चाल वो चलेंगे। ये भी तो कह सकते थे पहला कदम उन्हें उठाना चाहिए या पहला कदम वो उठाएंगे, नहीं चाल पहली वो चलेंगे। तो ये जो ये लोग जो है ना, ये काम ख़राब करने वाले हैं, ये जलती पे तेल डालने का काम करने वाले लोग हैं, ये उमर अयूब जैसे लोग। और ऐसे लोग इधर भी हुकूमत में भी हैं और इधर भी हैं, पीटीआई में भी हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में सुकून हो। उमर अयूब के वालिद भी तो यही काम करते थे, वो भी तो लिसानी बुनियादों पे उन्होंने कराची में हंगामे शुरू उमर अयूब के बाप गौहर अयूब ने करवाए, जिस वक्त उसका बाप अयूब खान इस मुल्क का डिक्टेटर था। कराची में सबसे पहले जो ज़ुबान पे लिसानियात पे फसाद हुए वो उमर अयूब के बाप गौहर अयूब ने करवाए। ये इस मुल्क की जड़ों में इतने नस्ल दर नस्ल बैठे हुए हैं ये लोग। और अब ये तंज मजा कि इंसान करें या फरिश्ते करें, फरिश्ता तो तुम्हारा दादा था भाई, तुम्हारा बाप फरिश्ता था। उन्होंने इस मुल्क में इन फरिश्तों को इतना पावरफुल किया, इस मुल्क में ये गंदी रवायात का आगाज़ किया, मार्शल लॉ लगाया, अमेरिका और बरतानिया की एजेंटी करवाई तुम्हारे दादा ने, तुम्हारा बाप भी उस वक्त फौज में था। तो अब आप आके ये कौन सी कहते सिविल नाफरमानी पुरअमन होती है। आप इस मुल्क में हर शहरी का, मेरा और आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक मुआहिदा है रियासत के साथ। क्या है मुआहिदे में? सबसे पहली बात क्या है? मैं वफादार रहूँगा। दूसरी क्या है? मैं टैक्स पे करूँगा। आप उस मुआहिदे को तोड़ रहे हैं, बुनियादी मुआहिदे को रियासत के साथ। फिर आप रियासत से कैसे डिमांड करेंगे कि आप मेरे राइट्स की हिफाजत करो? आप रियासत से अपना मुआहिदा ही तोड़ रहे हैं और कह रहे हैं ये पुरअमन है। मतलब कमाल कर दूं, मतलब मैं एक शख्स से रिश्ता तोड़ दूं और कहूं मैं पुरअमन रहा हूं। शायद इस पे उनका काउंटर ये हो कि रियासत भी तो जो उसकी तरफ राइट्स हैं वो भी तो नहीं पूरे करी, बिल्कुल रियासत ठीक ने है। भी गोलियां इसी के लिए पार्लियामेंट बनी है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और शायद आप लोगों के दिल में उतर जाए मेरी बात कि ये बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, पूछा जाना चाहिए रियासत से। इसीलिए पार्लियामेंट बनाई गई है, इसीलिए पूरा जुडिशल सिस्टम खड़ा किया गया है। वो फ्लॉड है, एग्रीड। उसके फ्लॉज दूर करें, उसको टकरे ना मारें जाके। टकरे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। टकरे मारने से गरीब का बच्चा मरेगा, गरीब के बच्चे की टांगें टूटेंगी, गरीब का बच्चा सिर्फ जेल में जाएगा, गरीब के बच्चे को गोली लगेगी। किसी लीडर का बच्चा जेल में नहीं जाएगा, किसी लीडर को या लीडर के बच्चे को गोली नहीं लगेगी। अल्लाह का शुक्र है नहीं लगी। मैं ये तंज नहीं कर रहा, ना लगे किसी को, आम गरीब के बच्चे को भी ना लगे, अमीर के बच्चे को भी ना लगे, लेकिन मरेंगे सड़कों पे लाके इस मुल्क में गरीब के बच्चे। ना करेंगे सियासत। तो अब आप गवर्नमेंट का क्या मूड है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए गवर्नमेंट का मूड जो है ना, मैंने जैसे बताया कि हुकूमत में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आप हॉक्स कह सकती हैं और पीटीआई में भी ऐसे लोग हैं जो हॉक्स कह सकते हैं। उनका उनका वो बिकते हैं नफरत पे, तशद्दुद पे, सख्त उस बयानिए पे जो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया इसमें खान साहब की बहुत बड़ी गलती है, जो इसीलिए बाज़ लोग उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो नार्सिसिस्ट हैं, वो खुद पसंद हैं, वो ईगोइस्टिक हैं। तो ये चीज़ें फिर इस तरह के उनके फ़ैसलों से अयां होती हैं, ज़ाहिर होती हैं। क्यों? वजह क्या है? देखिए आपको सब लोग बार बार कह रहे थे कि आप सियासी और जमहूरी काम करें पार्लियामेंट्री रास्ते से। आपने नहीं किया। आपने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सड़कों पे लेके आऊँगा। ये काम आप जमहूरी सियासी जमात नहीं करती, बीएलए करती है, टीटीपी करती है, सियासी और जमहूरी जमात नहीं करेगी। तो आपने ये किया, उसके फिर नताइज तो है ना कि आपका ट्रस्ट लेवल, आप पे ट्रस्ट का लेवल लोगों का कम हो गया, आपके मुखालिफिन का, आपके अपनों का भी बल्कि। तो जब ट्रस्ट नहीं रहा तो फिर वो जो केसेस आपके खिलाफ चल रहे हैं वो अपनी स्पीड से तो चलते रहे। मैंने आपको कल भी 3 ट्रैक्स की बात की थी। तो वो ट्रैक पे गाड़ी तो ऐसे ऐसे चल रही है ना, वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुकी है जहाँ पे केसेस ऐसे करके बंद नहीं हो सकते। अच्छा, मैक्सिमम वैसे क्या हो सकता है? मैक्सिमम ये केसेस का फैसला जिस लेवल, देखिए लेवल टीयर्स है ना, सबसे लोअर टीयर पे इस वक्त केसेस चल रहे हैं ना, वहां पे फैसला अब होगा तमाम केसेस का, चाहे बड़ी हो जाए। वो सुन लें, सुपीरियर कोर्ट से खत्म हो जाता है। छोड़ दें उस पर अभी ना जाएं। पहले फैसला होगा
अभी खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे इस तरह, जब जहाँ पर पहुँच चुकी है सिचुएशन ये। अब देखिए रियासत का भी एक पहिया होता है ना, उस वो चलते हुए भी देर लगाता है, वो रुकते हुए भी देर लगाता है। जैसे खान साहब को इस मुल्क पर मुसल्लत करने में 10 साल लगे, पहिया चलता रहा आहिस्ता आहिस्ता, उस पहिए ने एक पूरी जनरेशन पैदा कर दी है। अब वो पहिया वापस घुमाते हुए 3 साल हो गए हैं, 10 साल तो घुमाते रहेंगे वापस। फिर वो जो जनरेशन बाहर निकल चुकी है ना, वो भी 15-20 साल बाहर ही रहेगी, उसको बदलते हुए भी टाइम लगेगा। तो पहिया जो होता है ना, ये जब चलता है तो फिर रुकते हुए भी टाइम लगता है। अब इन केसेस का फैसला इन लोअर लेवल पे होगा, लोअर कोर्ट्स में, तमाम केसेस का। वो बरी हो जाए खान साहब या उन्हें सजा हो जाए, और उन्हें अगर सजा हो गई तो उसके बाद अगले स्टेज पे हाई कोर्ट्स में जाएंगी अपील्स, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। इन तमाम मराहिल से खान साहब को गुजरना पड़ेगा अब रिलीफ लेने के लिए। मिलिट्री कोर्ट्स का हो सकता है, अगर अभी भी ये उमर अयूब जैसे लोग रहे, बुशरा बीबी जिनको कंट्रोल कर रही हैं। मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, जिस गेम की समझ नहीं आ रही अभी तक। बुशरा बीबी जिसके बारे में एक एक चीज़ आज बुशरा बीबी जहाँ पे भी हैं, जिसे कहते हैं ना एक एक लुकमा जो उनको खिलाया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट ने खिला के यहाँ तक पहुँचाया है। और अल्लाह की शान है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, अल्लाह की शान है। तो और उनके खिलाफ पीटीए के अंदर से भी लोग बहुत है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहलवाते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज का खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती नहीं है। तो ये अजीब ही खिचड़ी पकी हुई है, और बुशरा भी कंट्रोल कर रही है अभी तक। बयानिया, इमरान खान, उमर अयूब, अली बिन गंडापुर, जो भी है इस वक्त पार्टी और बयानिया बुशरा बीबी के कंट्रोल में है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग नहीं है ना, देखिए इधर तो खान साहब मजाकरा चला रहे हैं ना, लेकिन बाहर से बैठे हुए लोग उसी तरह गालियां निकाल रहे हैं, उसी तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये डबल गेम है। तो खान साहब को जिन्होंने सिखाई थी डबल गेम, तो खान साहब सीख गए, उनके साथ ही खेल रहे हैं, लेकिन वो भी डबल गेम खेल रहे हैं। तो अब बात यह कि ये मेरा तज्ज़िया ये कि चलेगा, ये जब पीक पे पहुंचेगा उस दौरान अभी ये ठकाठक लगी रहेगी, और हुकूमत अपने आप को मजबूत फील कर रही है, क्योंकि फाइनल कॉल जो थी ना उसमें पीटीआई ने अपना पूरा जोर लगा लिया, और रियासत ने भी लगा के बता दिया कि हम आपको। और इवन शेर अफजल मरवत ने कहा था कि अगर फाइनल कॉल फेल होती है तो हम 6 महीने कम से कम पीछे चले जाएंगे। 6 महीने नहीं, ये उससे ज़्यादा चले जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद थोड़ी सी इकोनॉमी में जो बेहतरी आई है, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे प्रेशर कम हुआ है, उस और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ कुछ रवाबत बेहतर हो रहे हैं, उस पर हुकूमत अपने आप को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रही है। 26th अमेंडमेंट भी हो लेकिन गई है। हुकूमत को ये याद रखना, 26th अमेंडमेंट भी हो गई है, जिसका बहुत शिकवारजाना ताने, अब मैं वो नहीं आगे नहीं बात कर रहा, ताने देते रहते हैं जस्टिस मंसूर साहब 26वीं तरमीम का, तो वो भी हो चुकी है। लेकिन हुकूमत को ये याद रखना चाहिए कि ये जो बहुत प्यारे होते हैं ना लोग इस्टेब्लिशमेंट के, खान साहब की तरह, फिर जब उनको इस्टेब्लिशमेंट उतारने पे आती है तो फिर उतार के मुखालफिन के पास भी चली जाती है। तो काम करें, लोगों को रिलीफ दें, करप्शन न करें, गुड गवर्नेंस को इंश्योर करें, और थोड़ा से अच्छी रवायात कायम करें। इमरान खान वाली रवायात ना कायम करें, इमरान खान ना बने, इमरान खान के रास्ते पे ना चलें, वरना वही होगा जो इमरान खान का अंजाम हुआ।